नमस्कार दोस्तों और हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। हिमालय के हृदय से आपके लिए नवीनतम अपडेट, कहानियां और घटनाएं ला रहे हैं। शांत घाटियों से लेकर हलचल भरे शहरों तक हमारे पास वो सभी खबरें हैं जो मायने रखती हैं। यहीं आपकी स्क्रीन पर कमेंट करें और बताएं कि आप कहां से हिमाचल की खबरें देख रहे हैं। समाचार नंबर 1। जयराम ठाकुर बोले, झूठा है कांग्रेस का घोषणा पत्र। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र सिर्फ झूठ का एक पुलिंदा है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस पार्टी द्वारा 10 गारंटियां देने के साथ साथ एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस द्वारा बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर ही अपनी पार्टी द्वारा दी गई गारंटियों से साफ मुकर गए। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने एक बार भी घोषणा पत्र को पलटकर नहीं देखा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने पार्टी के विधायकों के साथ छोड़े से पूरी तरह हताश हो गए हैं और वह हताशा में इधर उधर की बातें कर रहे हैं। उन्हें कुछ भी कहने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि वह अभी भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किसी भी सम्माननीय व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करने और बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए। उनके द्वारा किए गए अपमान के कारण ही चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपनी पार्टी छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में न्यूयॉर्क की नदी की तस्वीरें लगाई हैं। हिमाचल प्रदेश के घोषणा पत्र की तरह लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर वर्ग को ठगने की कोशिश की गई है। अराजकता फैलाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा बिंदल ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भुट्टो को कुट्टो का नारा लगाकर प्रदेश में एक बात का संदेश दिया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की वर्तमान सरकार अराजकता से चलेगी, गुंडागर्दी और दादागिरी से चलेगी। श्री बिंदल ने कहा कि कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के खिलाफ क्यों गए, उसका जवाब भी मुख्यमंत्री ने स्वयं दे दिया कि वह विधायकों को कुछ नहीं समझते। समाचार नंबर 2। लोकतंत्र के महापर्व में 72% रिकॉर्ड भागीदारी। हिमाचल में चुनाव दर चुनाव मतदाताओं की जिज्ञासा लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ी है। पहली मर्तबा 2019 में प्रदेश के मतदाताओं ने 72.42% मतदान के आंकड़े को छुआ था। मतदान से उत्साहित निर्वाचन विभाग ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में अब 80% मतदान का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए बड़े स्तर पर प्रयास निर्वाचन विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में 53,30,154 पंजीकृत थे और इनमें से 38,59,940 मतदाताओं ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जो कुल मतदान का 72.42% था। खास बात यह है कि बीते लोकसभा चुनाव में 348 मतदान केंद्र बढ़ाए गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य दलों और निर्दलीय के कुल 45 प्रत्याशी मैदान में थे। यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा है, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत 64.45% रहा था। 2014 के चुनाव में 48,10,071 मतदाता थे और इनमें से 31,199 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, जो कुल मतदान का 64.45% था। हिमाचल में पहली बार 1984 से 85 के लोकसभा चुनाव में 60% के आंकड़े का छुआ था। इस अवधि में पहली बार 61.45% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 1989 में हुए लोकसभा के चुनाव में 63.94% मतदान दर्ज किया गया।
हालांकि इसके बाद आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान तेजी से गिरा। इसका बड़ा कारण लोकसभा के लगातार चुनाव होना भी रहा। केंद्र में मिली जुली सरकारें बनती रहीं और ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकीं। 1998 के लोस चुनाव को छोड़ दे तो 18 साल की इस अवधि में 5 लोस चुनाव हुए और इनमें से कोई भी 60% को पार नहीं कर पाया। 1998 में 36,28,864 मतदाता पंजीकृत थे। इसमें 2406774 मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जो कुल मतदान का 65.32% था। HDM इस बार 80% मतदान का रखा है लक्ष्य। मुख्य निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने बताया कि प्रदेश में इस बार 80% मतदान का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। जिन क्षेत्रों में मतदान कम रहता है वहां विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। विभाग इस लक्ष्य को हर हाल में पूरा करेगा। संसदीय क्षेत्र मंडी 245 शतकवीर मतदाता चुनेंगे अपना सांसद। समीकरण बनाने बिगाड़े में युवा वर्ग की रहेगी अहम भूमिका। मंडी संसदीय क्षेत्र में 13 लाख से अधिक मतदाताओं के बीच इस बार 245 शतायु मतदाता भी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले 17 विधानसभा क्षेत्रों में शतायु मतदाताओं की संख्या अब 245 है। इसके साथ ही इस बार नए मतदाताओं का भी अहम रोल लोकसभा चुनाव में रहेगा। चुनाव आयोग अब तक 38,000 से अधिक नए मतदाता बना चुका है। अभी यह क्रम जारी है। इस बार यह आंकड़ा और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने इस बार नए मतदाताओं को जोड़े व मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया हुआ है। मंडी सीट पर इन नए मतदाताओं की भूमिका अहम रहेगी। वहीं संसदीय क्षेत्र में इस समय 100 से 109 वर्ष के 232 और 110 से 119 वर्ष के 12 मतदाता पंजीकृत हैं। कुल्लू जिला के बंजार में एक मतदाता की आयु 120 वर्ष भी बताई जा रही है। संसदीय क्षेत्र में करीब 45% से अधिक युवा मतदाता हैं। आम मतदाताओं की संख्या 1346344 है। इसके अलावा 13,153 सर्विस मतदाता अलग हैं। इनको मिलाकर कुल 13,59,457 मतदाता है। इनका आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। संसदीय क्षेत्र में शामिल 45% युवा मतदाता ही राजनीतिक दलों की हार जीत के समीकरणों को बनाएंगे और बिगाड़ेंगे। यही वजह है कि प्रदेश भर में इन युवा मतदाताओं पर सभी राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है, ताकि उनका समर्थन लिया जा सके। HDM युवा मतदाताओं को जोड़े के लिए आज बाइक रैली। प्रदेश भर में नए व युवा मतदाताओं को जोड़े के लिए भाजपा शनिवार को बाइक रैली का आयोजन करने जा रही है। भाजपा के स्थापना दिवस पर हर मंडल में युवाओं की यह बाइक रैली निकाली जाएगी। भाजपा जिला अध्यक्ष निहाल चंद का कहना है कि नए युवा मतदाताओं को जोड़े का प्रयास किया जा रहा है। समाचार नंबर 3। सिरमौर की सीमाओं पर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। पूरे देश में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश पुलिस भी हिमाचल में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके तहत अब तक 9 अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठकों का आयोजन हो चुका है। डीजीपी संजय कुंडू ने सिरमौर प्रवास के दौरान कहा कि हिमाचल के उन तमाम जिला के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं जिन जिला की सीमाएं हरियाणा, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़ व जम्मू कश्मीर से सटी हैं। इन जिला की सीमाओं पर पैदल गश्त को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि राज्य में प्रवेश करने के लिए हर एक रास्ते पर नजर रहे। डीजीपी ने कहा कि वह चुनाव को 4 नजरिए से देखते हैं: प्री पोलिंग, पोलिंग, पोस्ट पोलिंग व मतगणना।
मौजूदा समय में हिमाचल प्री पोलिंग के चरण से गुजर रहे हैं। संजय कुंडू ने कहा कि उत्तराखंड, हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हिमाचल प्रदेश के सभी जनपद में खाकी निष्पक्ष लोकसभा चुनाव करवाने को लेकर कमर कस चुकी है। चुनाव के मद्देनजर राज्य के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने पुलिस अधीक्षक के सभागृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सिरमौर की हरियाणा से 126 किलोमीटर की सीमा लगती है। उत्तराखंड की सीमा 97 किलोमीटर की है, जबकि उत्तर प्रदेश की सीमा 2 किलोमीटर की है। पत्रकारों से बातचीत करते पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। होमगार्डों को जल्द मिलेगा वेतन। हिमाचल के पुलिस थानों व पुलिस चौकी में तैनात होमगार्ड जवानों के 5 माह से रुके वेतन पर डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि कुछ बजट का इशू था, जल्द ठीक हो जाएगा। नाहन शहर के कच्चा टैंक पुलिस चौकी को भी शीघ्र संबंधित क्षेत्र में शिफ्ट किए जाने की तैयारी है। जिला के 105 ठेकों की होगी जांच। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि सिरमौर में शराब के उत्पादन के 8 बॉटलिंग प्लांट हैं। आबकारी व कराधान विभाग से यह मामला उठाया गया है कि इन बॉटलिंग प्लांट्स के सीसीटीवी कैमरों की फंक्शनिंग को चेक किया जाए। साथ ही होमगार्ड के जवान भी अलग से तैनात किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव के मद्देनजर शराब इकाइयों में अवैध तरीके से उत्पादन न हो। सिरमौर में शराब के 105 ठेके हैं। इनके निरीक्षण के भी निर्देश दिए हैं। सिरमौर में चुनाव के लिए तकरीबन 2000 जवानों की आवश्यकता पड़ेगी। अर्धसैनिक बल भी अलग से सेवाएं देंगे। समाचार नंबर 4। बिलासपुर में नाबालिग छात्रा से रेपा, मामला दर्ज। जिला बिलासपुर के अंतर्गत एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नाबालिग एक शैक्षणिक संस्थान की छात्रा है। कुछ समय पहले शैक्षणिक संस्थान में एनएसएस शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान नाबालिग ने उसके साथ ही पढ़े वाले नाबालिग पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित नाबालिग का कहना है कि उसकी मुलाकात उसी के स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र के साथ हुई। उनके स्कूल में एक हफ्ते तक शिविर का आयोजन किया गया। रात के समय स्कूल में ही रहते थे, लेकिन इस दौरान उसके साथ इस छात्र द्वारा जबरदस्ती संबंध बनाए। वहीं वह इस छात्र की हरकत से डर गई थी। साथ ही अपने परिजनों को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन जब उसकी तबीयत कुछ दिन पहले बिगड़ी, तो इस छात्र ने उसे कोई दवाई लाकर दी, जो उसने खा ली। इससे उसके पेट में जोर का दर्द उठा। परिजन उसे एम्स बिलासपुर उपचार के लिए ले आए। यहाँ पर उसने अपनी बात परिजनों को बताई। उधर अस्पताल प्रशासन की ओर से पुलिस को भी इस बारे में सूचित किया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। इस पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके साथ उसी के स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर मदन धीमान ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित नाबालिगा की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। समाचार नंबर 5। राजगढ़ में 2 मंजिला मकान राख, 61 लाख का नुकसान। राजगढ़ के साथ लगती टिक्कर पंचायत के लहारब गांव में सतेंद्र ठाकुर पुत्र इंद्र सिंह नामक व्यक्ति का 2 मंजिला मकान आग लगने से पूरी तरह से राख हो गया। सतेंद्र ठाकुर का मकान जलने से घर में रखे गहनों सहित सारा सामान भी राख हो गया और पूरे नुकसान का आकलन 61 लाख के लगभग बताया जा रहा है। सतेंद्र ठाकुर ने बताया कि उन्हें रात करीब 2 बजे कुछ आवाजें सुनाई दी और जब उन्होंने ऊपर वाली मंजिल में जाकर देखा तो धुआं ही धुआं था। उन्होंने तुरंत परिजनों को उठाया और पड़ोस के लोगों को भी आग लगने की सूचना दी।
लोगों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग इतनी फैल चुकी थी कि काबू नहीं पाया जा सका। इस अग्निकांड में सत्येंद्र ठाकुर के पास पहने हुए वस्त्रों के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा है। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। एसडीएम राजगढ़ राजकुमार ठाकुर व तहसीलदार राजगढ़ उमेद शर्मा ने बताया कि इस आगजनी में 61 लाख के नुकसान का आकलन किया है। पीड़ित परिवार 25,000 की फौरी राशि दी गई है। समाचार नंबर 6। माइक्रो लेवल पर नए मतदाताओं की पड़ताल। लोकसभा चुनाव 2024 में 80% तक वोटिंग परसेंटेज पहुंचाने के मकसद को हासिल करने के लिए माइक्रो लेवल पर पड़ताल शुरू की गई है। स्पेशल कैंपेन के माध्यम से बूथ लेवल ऑफिसर BLO पंचायतवार जाकर बर्थ रजिस्टर चेक कर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 18 साल आयु पूरी करने वाले युवा एनरोल होने से छूटे तो नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि युवाओं का नाम बर्थ रजिस्टर में है लेकिन वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं। ऐसे युवाओं की लिस्ट तैयार कर उन्हें एनरोल करने में BLO मदद करेंगे। घर घर जाकर फॉर्म 6 भरवाकर वोट डालने के लिए पात्र बनाने में BLO अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही शतायु बुजुर्गों का सत्यापन भी किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 10 अप्रैल की डेडलाइन तय की गई है। निर्वाचन विभाग इस कार्य में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की सहायता ले रहा है, जिसके लिए बाकायदा दोनों विभागों के मध्य करार हुआ है। बिलासपुर के तहसीलदार निर्वाचन विजय कुमार शर्मा ने बताया कि 31 मार्च 2006 को जन्मे युवा वोट के लिए पात्र हैं। 1 अप्रैल 2024 को 18 साल की आयु पूरी करके चुके युवाओं के पहचान पत्र बनवाए जाएंगे, जिसके लिए माइक्रो लेवल पर विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें BLO की जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। BLO पंचायतवार लिस्ट तैयार कर रहे हैं। बर्थ रजिस्टर पर नव मतदाताओं की डेट ऑफ बर्थ चेक की जा रही है। कई ऐसे भी युवा होंगे जिनका बर्थ रजिस्टर में नाम दर्ज है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। आबिद हुसैन सादिक, जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त बिलासपुर ने बताया कि बिलासपुर जिला में माइक्रो लेवल पर स्पेशल कैंपेन शुरू किया गया है। BLO पंचायतवार जाकर बर्थ रजिस्टर चेक कर रहे हैं। पता लगाया जा रहा है कि 18 साल पूरी करने वाले युवा एनरोल हुए हैं कि नहीं। इस कार्य के लिए 10 अप्रैल तक की डेडलाइन निर्धारित की गई है। बिलासपुर में 176 ग्राम पंचायतें हैं। पूरे जिला भर में 418 बूथ बनाए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर BLO की तैनाती की गई है। पंचायतों में शतायु बुजुर्गों का भी किया जा रहा सत्यापन। 100 साल से अधिक आयु वर्ग के कुल 92 बुजुर्गों में 22 पुरुष व 70 महिला मतदाता शामिल हैं। इसी तरह 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 4,248 बुजुर्ग मतदाताओं में 1,645 पुरुष व 2,603 महिला मतदाता शामिल हैं। सभी बुजुर्ग मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। यह चेक किया जा रहा है कि पंचायत रजिस्टर पर उनका नाम दर्ज है कि नहीं या फिर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है या नहीं। समाचार नंबर 7। लाहुल में बर्फ के दीदार को उमड़े सैलानी। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहुल स्पीति में मार्च में पिछले साल के मुकाबले इस बार 15% अधिक सैलानी पहुंचे हैं। आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2024 में 63,500 से अधिक पर्यटक लाहुल आ चुके हैं। वर्ष 2023 में मार्च महीने में 53,900 से अधिक सैलानी आए थे। वर्ष 2022 में 75,000 से अधिक सैलानी घाटी में पहुंचे थे। पर्यटकों के अधिक संख्या में आने का कारण बर्फबारी रहा। देश विदेश के पर्यटकों को बर्फीली वादियों ने आकर्षित किया है। धुंधी की तरफ अभी भी 30 से 60 सेंटीमीटर तक बर्फ है।
मार्च के आखिरी सप्ताह में साउथ पोर्टल के धुंधी में लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी हुई। बुधवार 3 अप्रैल को 1232 वाहन अटल टनल रोहतांग से आर पार हुए। 4 अप्रैल की सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक कुल 890 वाहन अटल टनल रोहतांग से गुजरकर लाहुल घाटी पहुंचे, जबकि 342 वाहन मनाली की ओर गए। मनाली में इन दिनों काफी तादाद में सैलानियों की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। कुछ दिनों में धुंधी में बर्फ पिघलने के बाद सैलानियों के तांता, कोकसर, सिस्सू और जंखर फलोम में लगेगा। अप्रैल तक देश विदेश के पर्यटकों को यहां पर बर्फ के दीदार होंगे। समाचार नंबर 8। भूकंप से तबाही के आंकड़े जुटाएंगे राजस्व अधिकारी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया कि साच, सेचू, शून, हिलुतवान और कुमार, परमार पंचायतें भूकंप से प्रभावित हैं। भूकंप से अभी तक किसी भी तरह की जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात 9:34 बजे 5.3 तीव्रता का यह भूकंप आया था। इस भूकंप की भौगोलिक स्थिति 33.09 अक्षांश और 76.59 देशांतर एवं 10 किलोमीटर की गहराई पर थी। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विश्लेषण के अनुसार भूकंप के चिन्हित केंद्र से जिला चंबा की तहसील पांगी की साच, सेचू, शून, हिलुतवान और कुमार, परमार पंचायतें प्रभावित हुई हैं। यहाँ राजस्व अधिकारियों को भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि भूकंप आने के बाद प्रदेश के आपातकालीन संचालन केंद्र ने त्वरित कार्रवाई की है। GIS की सहायता से भूकंप के केंद्र के आसपास के क्षेत्रों की पहचान की गई। जिला चंबा के उपायुक्त और क्षेत्रीय आयुक्त पांगी से संपर्क कर स्थिति का आकलन किया गया और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चंबा और आवासीय आयुक्त पांगी से स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित की गई। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन क्षेत्र के फील्ड स्टाफ, पटवारी साच, पुलिस चौकी पुर्थी और संभावित क्षेत्रों के चुने हुए प्रतिनिधियों से निरंतर संपर्क में है। शुक्रवार सुबह स्थानीय प्रशासन और कार्यकारी दंडाधिकारी कानूनगो, चिकित्सकों और पुलिस के दल को खोज और बचाव के लिए प्रभावित पंचायतों में भेजा गया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नियमित रूप से लोगों को भूकंप आपदा के कारण होने वाली जानमाल की क्षति को कम करने के लिए जागरूक कर रहा है। समाचार नंबर 9। SJVN ने नवाजे 75 मेधावी छात्र छात्राएं। SJVN ने अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कारपोरेट मुख्यालय शिमला में रजत जयंती मेधावी छात्रवृत्ति वितरण समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में अखिलेश्वर सिंह, निदेशक वित्त SJVN ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यातिथि अखिलेश्वर सिंह ने शैक्षणिक सत्र 2023 के दौरान 12वीं कक्षा की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हिमाचल प्रदेश के 75 चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की। अखिलेश्वर सिंह ने छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उनकी उल्लेखनीय शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए बधाई दी। उन्होंने भावी पीढ़ियों को सशक्त बनाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए विद्यार्थियों के सपनों एवं आकांक्षाओं को पोषित करने वाली शैक्षिक पहलों का समर्थन करने के लिए SJVN की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। कंपनी अपने पंजीकृत ट्रस्ट SJVN फाउंडेशन के माध्यम से राज्य के शहरी, ग्रामीण और यहां तक कि दूरवर्ती क्षेत्रों के आदिवासी विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश राज्य शिक्षा बोर्ड CBSE और ICSI बोर्ड स्कूलों से 12वीं कक्षा के 75 मेधावी विद्यार्थियों को चयनित किया है। इसके अलावा उत्तराखंड, बिहार और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से 26 विद्यार्थियों को मेधावी छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया है। कुल 101 मेधावी विद्यार्थियों में से उल्लेखनीय रूप से 65% मेधावी विद्यार्थी छात्राएं हैं।
वर्ष 2012 में आरंभ की गई SJVN रजत जयंती मेधावी छात्रवृत्ति योजना चयनित विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के दौरान मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करती है। यह योजना परियोजना प्रभावित परिवारों, क्षेत्रों तथा जिलों के विद्यार्थियों के लिए सीटें भी आरक्षित करती है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समावेशिता और पहुंच सुनिश्चित होती है। अब तक SJVN ने इस योजना के तहत 1994 मेधावी छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। 1286 विद्यार्थियों ने सफलतापूर्वक अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है और अन्य IIT, NIT, मेडिकल कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटी और अन्य विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में डिग्री हासिल कर रहे हैं। SJVN ने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा एवं कौशल विकास, संरचनात्मक एवं सामुदायिक विकास, सततशील विकास, स्थानीय संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, खेलों का प्रचार एवं संरक्षण, प्राकृतिक आपदाओं एवं विपदाओं के दौरान सहायता जैसे विभिन्न शीर्षों में CSR गतिविधियों पर 450 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया है। समाचार नंबर 10। थानों में 50.3% हथियार जमा। प्रदेश भर में आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक प्रदेश के पुलिस थानों में 47,122 वेपन जमा किए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, प्रदेश लाइसेंस वेपनों को भी जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आचार संहिता लागू होने के पश्चात 5 अप्रैल 2024 तक प्रदेश के पुलिस थानों में 47,122 वेपन जमा किए हैं। प्रदेश में 100,403 लाइसेंस वेपन है और इनमें 190 लोगों को वेपन रखने की छूट दी गई है। बाकी बचे 100,213 लाइसेंस वेपन में से अब तक 47,122 लाइसेंस वेपन पुलिस थानों में जमा किए हैं और अभी 49,814 वेपन जमा किए जाने हैं। प्रदेश भर में 50.3% लाइसेंस वेपन जमा किए हैं। हिमाचल प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा क्रिमिनल वारदातों में 39 वेपन जब्त किए हैं। इसके अलावा ऊना जिला में 1 और मंडी जिला में 3,237 कुल 3,238 लाइसेंस वेपन का लाइसेंस कैंसिल किया है। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप एवं प्रदेश की सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा सभी सुरक्षा प्रबंधों को पूरा किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सुनिश्चित किए जा सके। DGP संजय कुंडू ने बताया कि प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के पश्चात चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रदेश में जारी लाइसेंस वेपन को जमा करवाने हेतु समस्त पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल न्यूज पर अभी बस इतना ही। पहाड़ों की भूमि के बारे में अधिक अपडेट और अंतर्दृष्टि के लिए हमारे साथ बने रहें। याद रखें, हिमाचल की सभी चीजों के लिए हमने आपको कवर कर लिया है। अगली बार तक अलविदा।